हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक फोर्थ पार्ट के साथ। भाई फोर्थ पार्ट की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस स्टोरी के पहले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पूरी स्टोरी को जानने के लिए आप लोग पहले जाकर पहले 3 पार्ट्स को जरूर वॉच कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रात को जब अकेले बैठकर अपने न्यू डिजाइन बना रही होती है, अचानक पावर आउटेज हो जाती है। अपने सेल की लाइट ऑन की इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स खोने लगती है। साथ में हमिंग को आवाजें भी लगाती रहती है। वो भी उसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आया था। वैसे तो उसे इलेक्ट्रिसिटी आने जाने का क्या पता होता। फिर उसे अपने साथ लेकर नीचे जाने लगता है उसे इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स दिखाने के लिए। स्टेयर्स के मिड में जाकर उसका फोन डेड हो जाता है। हमिंग को नजर तो वैसा ही नहीं आता होता। फिर उसे अपना हाथ पकड़ने का बोलता है बिकॉज उसे तो हर जगह का एग्जैक्ट मालूम होता है। फिर उसे बताता है उसे लाइट के चले जाने से बहुत अच्छा लगता है बिकॉज तब अंधे और आंखों वाले सभी इक्वल हो जाते हैं। जब वो लोग स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, इनको वहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है जिसे हमिंग ने ऑन कर रखा था। ध्यान उसे कभी लेफ्ट राइट कभी ऊपर नीचे लगाते रहने का बोलती रहती है ताकि अच्छे से देख सके कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। मगर तब तक हमिंग को वो फिर से नजर आने लगी थी। वो उसका फेस देख पा रहा होता है। उसे अपनी तरफ मुसलसल देखते पाकर वो भी अब पूछने लगी थी उसे क्या हुआ है। मगर उसके क्लोज होते होते उसे किस कर देता है और दोनों लिप लॉक करने लगते हैं। उधर ही बिजी हो चुके थे एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ शॉन विला में एंट्री मार चुका था। हर तरफ ध्यान के डिजाइन हमिंग की पर्सनल सील को सर्च करने पर लगा हुआ था। पावर आउटेज का प्लान उसका और शिनशिन ने मिलकर बनाया था इन दोनों को बिजी करने के लिए। फिर बहुत ज्यादा खोजने के बाद शॉन को हमिंग की पर्सनल सील मिल ही जाती है जिसे चुपके से उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। मॉर्निंग में उठकर सब याद करते हुए वो ब्लश करने लगती है। खुद से पूछती है क्या सचमुच में उसे हमिंग से लव हो चुका है। मगर फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने का सोचती है कि आखिर वो शिनशिन का फियांसे है। जल्द या देर से इन दोनों बहनों की आइडेंटिटीज एक्सपोज हो जाएंगी। जिस तरह के शिनशिन कांट करती फिर रही है ना। सब सोचती है तभी हमिंग बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे टाई लगाने के लिए बुला रहा था। वो उसे रॉन्ग साइड पर खड़े देखकर मुस्कुराती हुई उसके पास ही चली जाती है। उसको पलटकर बताती है कि वो इधर है और फिर उसको बेंड डाउन होने का बोलकर उसकी टाई लगाने लगती है जो कि मजे से किसी पप्पी की तरह उसके सामने झुक कर सब करता जा रहा होता है। साथ में उसे बताता है आज कंपनी में मीटिंग होने वाली है जिसमें उसे अपने साथ लेकर जाएगा। उसे समझ नहीं आती मगर क्यों उसे अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहता है। उसका तो कोई काम भी नहीं है वहाँ पे। तो बोलता है क्या वो अब उनकी फैमिली का पार्ट नहीं है। उसे इतनी इम्पोर्टेंस देते देखकर वो फिर जल्दी से अपना ड्रेस निकालती है कि उसे भी रेडी होना है। मगर उसके सामने चेंज कैसे कर सकती है जिस पर उसे भी शरारत सुनती है और मुस्कुराते हुए बोलता है कर लो, कौन सा फर्क पड़ेगा, मैं वैसे भी अंधा हूँ। तो उसकी बात सुनकर वो भी स्माइल करने लगती है कि बोल तो ठीक रहा है। फिर दोनों मीटिंग में जाते हैं। मिस्टर रन हमिंग की अब तक की सभी कंपनी के लिए उसकी प्रोग्रेस से बेहद हैप्पी थे। उसके सभी कामों को सब लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं। फिर मिस्टर रन डिसाइड करके हमिंग को छोटी कंपनी के बजाय अब उनके हेडक्वार्टर का जनरल मैनेजर बना देते हैं। ध्यान हमिंग की प्रमोशन पर अलग से हैप्पी हो रही थी। फिर सब लोग उसकी सक्सेस पर चीयर कर ही रहे होते हैं। शॉन कबाब की हड्डी बनकर वहाँ पर पधारता है और इन सबको बोलता है उसके पास एविडेंस है। हमिंग ने आउटसाइड जाकर सस्ते दामों कंपनी के शेयर प्राइवेट में बेचे हैं। तो ऐसे शख्स को पनिश मिलनी चाहिए ना कि प्रमोशन। मिस्टर रन उसके लायक प्रूफ रीड करके हमिंग को सबके लिए एक्सप्लेनेशन देने का बोलते हैं। एकदम शांत और हैप्पी माहौल काफी टेंस हो चुका था। शॉन के दांत निकल रहे थे सब देखकर बिकॉज उसने बुरी तरह से हमिंग को फंसा दिया था। उधर हमिंग भी हाथ खड़े कर देता है। खुद को डिफेंड करने के बजाय बोलता है उसे इन सभी एलिगेशंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग बारी बारी डॉक्यूमेंट्स देखकर कंफर्म करते रहते हैं कि हमिंग के अंडर सील से ही डील को क्लोज किया गया है जिससे इनकी कंपनी के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेंजर में है। शॉन डैड को हमिंग की इंसल्ट करते देखकर और माहौल को खूब गर्म देखकर सबको उसे हमिंग की जगह देने के लिए बोलता है कि वो ड्यूटीज को अच्छे से पूरा कर लेगा। मगर मिस्टर रन तो गुस्से में हमिंग की सभी ड्यूटीज को कैंसिल करवाकर और उसे इन्वेस्टिगेशन में डालने का बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सब लोग बाहर जाते हुए हमिंग की
ईमानदारी को लेकर बातें कर रहे थे। त्यान उसके पास थी और वो चाहती थी हामिंग को सबको बता देना चाहिए था शॉन ने सब कांड किया है, मगर हामिंग को लगता है कोई भी इस समय उसकी बात का विश्वास न करता। उसने चुप रहकर हार मान गए शॉन को विनर बनने दिया बिकॉज समय उसका साथ दे रहा है। मिस्टर रैन से तो उसे वैसे भी कोई गिला नहीं है, वो जानता है ऑलवेज विनर ही उसके डैड को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो दोनों विला वापस जाते हैं तो इनको अपना सामान बाहर फेंका मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स शॉन और शिनशिन की हरकत थी। और तभी त्यान शिनशिन को बालकनी में विनर बने खड़े देखती है। फिर अस्सू इनको अपने घर लेकर जाता है, जो कि ओल्ड और छोटा सा घर था, और उनको बोलता है कि मामला सेटल होने तक दोनों यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। दोनों को सच छुपाने के लिए ये प्लेस काफी अच्छा लग गया था। हामिंग चाहता होता है अस्सू अगर चाहे तो उसे छोड़कर अपने लिए किसी न्यू काम को खोज ले बिकॉज उसके पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं है, मगर अस्सू याद करवाता है उसके साथ ही जीने बनने की कसम खा चुका है। हालात जैसे भी हो हामिंग को अकेला नहीं छोड़ेगा। त्यान को स्पाइडर से डरते देखकर बोलता है पहले इस जगह को क्लीन करने के बाद दोनों को अकेला छोड़कर वो चला जाएगा। क्लीनिंग करने के बाद घर एकदम अच्छा और न्यू मालूम होने लगता है। अब त्यान और अस्सू को डिनर की फिक्र पड़ जाती है। सोचो में खोए बैठे हामिंग को पूछते हैं, जो कि बाहर से ऑर्डर करवाने का बोल रहा था, पर त्यान उस पर बर्डन नहीं डालना चाहती थी। उनको बताती है वो खाना कुक करना जानती है तो वो घर पर ही बना देगी। हामिंग फिर उसके साथ बैठकर वेज क्लीन करने में उसकी हेल्प करने लगता है। वो उससे थकी जा रही होती है। फिर वो भी जान लेता है कि वो उसे देख रही है और वजह पूछता है तो उसे बताती है बिकॉज वो कितने मजे से रॉन्गली वेजिटेबल को तोड़े जा रहा है। वो बस यही देखे जा रही थी, जिस पर उसे सिखाने का बोलता है तो हाथ पकड़कर बताने लगती है कैसे और कहां से तोड़ा जाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लेता है और उसे इस समय इसके साथ होने पर थैंक्स बोलता है और साथ में उसको परमिट भी कर रहा होता है अगर इस जगह पर रहने की आदत नहीं है तो उसे छोड़कर अपने मोम डैड के घर वापस जा सकती है। तो उससे बताती है कि घर तो इसे बहुत पसंद है और हामिंग के साथ इस जगह रहना उसके लिए बहुत ही रोमांटिक सा है। छोटा सा घर जिसमें इनको सब चीजें इकट्ठी एक साथ मिल जाएंगी। ऐसा टाइम स्पेंड करना सबका तो सपना होता है। उसकी बातें हामिंग को बहुत अच्छी लगती है और उसे बताता है कि उसे इस समय इसकी बहुत नीड है। वो भी सुनकर स्माइल करने लगती है कि वो फिक्र न करे, वो उसके साथ ही है। त्यान कुक करने में बिजी थी। हामिंग टेबल सेट करने पर लगा हुआ था। त्यान सूप लेकर आती है। पॉट गर्म था सो उसका हाथ जल जाता है। हामिंग उसके तकलीफ में होने की आवाज सुनकर उसका दूसरा हाथ पकड़कर ब्लो करने लगता है। त्यान को उसकी मासूमियत देखकर प्यार आने लगता है कि कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। फिर उसे बताती है अभी भोले बादशाह वो वाला नहीं दूसरे वाला हाथ था, तो सुनकर खुद भी मुस्कुराने लगता है। फिर फौरन से दूसरे हाथ को भी ब्लो करता रहता है। रात को लाइट नहीं थी, बहुत सारी कैंडल्स जलाकर बैठे बातें कर रहे होते हैं। त्यान को सब बहुत अच्छा लग रहा था। हामिंग को सब बताती रहती है सब कितना अच्छा और रोमांटिक सा माहौल बना हुआ है। वो उसे सबको एंजॉय करते देखकर उसके लिए हैप्पी था। फिर वो हामिंग से पूछ रही थी वो शॉन के साथ क्या करने वाला है। वो बताता है अभी वो उसे छेड़ना नहीं चाहता है, कुछ दिन ऐसे ही सब कुछ भरपूर तरीके से उसे उसकी विक्ट्री एंजॉय करने देना चाहता है। फिर त्यान उससे उसके फ्यूचर प्लान्स और गोल का पूछ रही थी, जिस पर उसे बताता है अपनी कंपनी को वर्ल्ड नंबर 1 ज्वेलरी कंपनी बनाने का सपना है उसका, मगर फिर खुद ही अपनी बात पर हंसने लगता है कि शायद ये उसका अपना सपना भी नहीं है बिकॉज उसके डैड ने चाइल्डहुड में ही उसके अंदर ये सब कुछ भर दिया था। वो खुद क्या चाहता है क्या लाइक करता है इसे खुद भी पता नहीं है। फिर त्यान उसे बताने लगती है उसने अपनी मोम की वजह से फर्स्ट ज्वेलरी डिजाइन ड्रॉ करना सीखी थी। उससे लगा कि ये सब कुछ अपनी मोम की वजह से कर रही है, मगर फिर बाद में उसे डिजाइन बनाते समय मजा आने लगा तो उसे पता चला वो इस चीज को लाइक करती है और एंजॉय करती है। तो तब से इसके अंदर फेमस ज्वेलरी डिजाइनर बनने की इच्छा पैदा हुई। हामिंग को इनकरेज करती है अगर उसे भी अपने लाइक और डिसलाइक का पता नहीं है तो ऐसे ही खुद को कुछ समय दे, उसे भी पता चल जाएगा। उसे अपने साथ होने पर उसके साथ इंगेज होने पर थैंक्स कर रहा होता है कि उसे नहीं लगता है इससे बेटर उसकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता था। दोनों अकेले थे, आग और तेल की तरह एक दूसरे के करीब हूँ और धमाका न हो ये कैसे पॉसिबल है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और अगले रोज वो त्यान से पहले उठ चुका था। याद कर रहा था उसने आई साइट को लेकर डॉक्टर को बताया था कि कुछ कुछ कभी कभी देख पा रहा है। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर इनकार तो नहीं किया था, मगर उसको होप जरूर दिलाई थी कि वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है तो हो सकता है कि एक दिन सब कुछ देख पाएगा। अब
तभी इसे कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा होता है तो चलने की कोशिश करता हुआ खुद से किचन में जाने लगता है। त्यान जब उठकर आती है टेबल पर ब्रेकफास्ट दिखता है। हॉमिंग और भी चीजें लेकर आ रहा होता है। फॉरन इसके पास जाकर उसकी हेल्प करवाने लगती है। फिर हॉमिंग के बताने पर भी उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हॉमिंग ने ये सब कुछ बनाया है। फिर कुछ सोचकर खुश होकर उसे पूछती है क्या उसकी आई साइट वापस आ चुकी है, मगर वो झूठ बोल देता है कि बिल्कुल भी नहीं। उसे ब्रेकफास्ट मशीनों को यूज करना आता है जो कि यहाँ पर किचन में मौजूद थी। तो सिंपल इज दैट कि उसने इसके लिए ब्रेकफास्ट मशीन को यूज करके बना लिया है। वो इसको बोलती कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती है, पर आगे से बोलता है नहीं, वो चाहता है कि वो जब भी मॉर्निंग में जागे तो उससे फौरन अपने हाथों का बना हुआ नाश्ता खिलाया करे। वो उसकी बात सुन के हैप्पी होती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है, मगर उसने उसकी फिंगर अपनी बाइट में ले रखी होती है। बोलती है वो कोई पपी थोड़ी ना है, क्या कर रहा है। बोलता है हाँ ना, उसका पपी ही तो है। तभी वहाँ आता अस्सू इनकी सब बातें और हरकतें देखकर हंसे जा रहा था। पर इनको तो पता चले बिना दोबारा से बाहर जाकर नॉक करके अंदर आ जाता है। तियान किचन में उसके लिए पानी लेने चली जाती है। वो हॉमिंग के पास जाकर उसको बोलता है लगे रहो बॉस, मैंने कुछ नहीं देखा। जिस पर हॉमिंग उसके कान में बोलता है, मगर वो जानता है कि वो सब कुछ देख चुका है। अस्सू पूछता है पर आपको कैसे पता चला, जिस पर फिर से उसके कान में बोलता है वो देख पा रहा है। फिर अस्सू को ऊंचा बात करने से मना करता है, जो कि उसकी देखने वाली बात सुनकर एक्साइटेड हुआ बैठा था। वो पूछता था क्या त्यान को मालूम है, तो बताता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए देख पाता है, जब तक मुकम्मल देखने के काबिल नहीं होता। इस बात को सीक्रेट रखना चाहता है। त्यान इनको खुसर फसर करते देखकर पूछती है तो दोनों ही मुकर जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं कर रहे थे। अरे वैसे भी त्यान को कौन सा उनकी बातों पर शक हुआ था। अस्सू हॉमिंग के एक्सीडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आया था। कुछ पिक्चर्स थी जिस कार ने हिट किया था, उसे देखकर त्यान बोलती है ये तो शॉन की कार है। फिर वो उस कल्प्रेट की रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं जिसने शॉन के बोलने पर सब किया था। और रिकॉर्डिंग में शॉन हॉमिंग को जिंदा चलती फिरती लाश बनाने का बोल रहा था। रात को वो उससे बोलती है उसके पास अब जब सभी एविडेंस भी है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, मगर वो बोलता है वो खुद से शॉन को सब रियलाइज करवाना चाहता है कि उसने इतने सालों तक उसे तकलीफ देकर कितना गलत किया है। जिस पर त्यान इसको बोलती है वो जो भी करना चाहता है वो उसको सपोर्ट करेगी। अगले रोज शॉन डैड के पास बैठा बिजनेस के बारे में झूठ मूठ सब मिलाकर बताकर डैड को खुश करने पर लगा हुआ था। जब हॉमिंग वहाँ जाकर उसका मूड बर्बाद करता है, शॉन चाहता था वो अभी वापस चला जाए, मगर अब की बारी हॉमिंग की थी। शॉन के खिलाफ सभी एविडेंस ले जाकर डैड को दिखाता है, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो कल्प्रेट है। डैड जाकर शॉन के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। वो इतना घटिया है कि अपने भाई को टपकाने का प्लान किया। शॉन भी थप्पड़ खाकर जोश पकड़ लेता है और बोलता है हाँ उसने सब किया, बिकॉज मिस्टर रैन चाइल्डहुड से उसे हर चीज में हॉमिंग को कम्पीट करने का भाषण जो देते रहते थे, जिस पे उसने तंग आकर उससे टपकाने की कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और डैड उसको और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उल्लू के पट्टे कम्पीट करने और टपकाने में तुझे फर्क मालूम नहीं है क्या। मगर इस बार शॉन के कुछ भी बोलने से पहले हॉमिंग भी मैदान में कूद पड़ता है। पापा का साथ देने के बजाय बोलता है सारी गलती मिस्टर रैन की ही है, जिन्होंने दोनों भाइयों को बचपन से एक दूसरे का कंपटीटर बना दिया। उनकी परफेक्ट से नीचे किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो अपने बेटों से ज्यादा अपनी कंपनी को ज्यादा चाहते थे, तभी तो हमेशा इसे लेकर घर को जंग का मैदान बनाए रखा। इनकी फैमिली को तोड़ने के सब जिम्मेदार वो ही है, जिनको बेटे नहीं बल्कि कंपनी को बहुत आगे ले जाने वाले कोई रोबोट चाहिए थे। और मिस्टर रैन को सब सच सुनकर मिर्ची लगती है कि इतने बड़े हो गए हैं अब अपने बाप को आंखें दिखाएंगे। हॉमिंग को बोलते हैं उन्होंने ये सब उसे अपना सक्सेसर बनाने के लिए ही तो किया है, जिसे सुनकर शॉन तब जाता है, मतलब वो पहले से ही हॉमिंग को अपना वारिस बनाने का डिसाइड कर चुके थे, तो फिर इसे कंपटीशन पर क्यों लगाना चाहते थे। उसे जुनूनी बनाकर क्या पा लिया है। उनको इस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो इनका सगा बेटा नहीं है क्या, या फिर वो इन दोनों को सर का दुश्मन बनाना चाहते थे। तो फिर लो उनकी विश पूरी कर देता है और हॉमिंग पर हमला कर देता है। मिस्टर रैन उसे रोकने लगते हैं। हॉमिंग अपने डैड को बचाने के लिए आगे जाता है, पर शॉन के धक्का मारने से हॉमिंग का सर टेबल के कोने पर लगता है। बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। शॉन को भी अब तो सही में हाथ पांव पड़ जाते हैं कि अपने भाई के साथ क्या कर बैठा है। और उनके डैड जाकर फौरन से हॉमिंग को देखने लग जाते हैं। तब हॉमिंग के
के साथ आई हुई बाहर खड़ी त्यान भी शोर सुनकर फौरन से अंदर आ चुकी थी और सब लोग हाओमिंग को होश में लाने लगते हैं। फिर इसी के साथ फोर्थ पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज, इस स्टोरी का एंड जानने के लिए लास्ट फिफ्थ पार्ट को भी मस्ट वॉच कर लीजिएगा।